बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे आप सब लोग? जी तो गाइस, आज हमने पढ़ना है कमरोश चहक का नावल अखियों के झरोके में। ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज बेस्ड नावल है, इसको आज हमने पढ़ना है। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और अभी पता नहीं ईद का चाँद नज़र आता है कि नहीं आता, लेकिन या ये कहना चाहिए पता नहीं आज चांद चढ़ना कि नहीं चढ़ना, या कभी ये चांद चढ़ाते हैं। लेकिन अम्मी मेरे पास थोड़ा सा टाइम था तो मैंने कहा मैं आप लोग के लिए रिकॉर्डिंग कर लूँ। तो ये नावल आपके लिए मैंने 29 रमज़ान के लिए किया था। अगर तो आज चांद रात होगी तो इसको ही अपना चांद रात स्पेशल नावल समझिएगा, और अगर आज चांद रात ना हुई तो फिर इंशाल्लाह कल चांद रात स्पेशल नावल आएगा। ठीक है, तो देखते हैं, शायद 11-12 बजे रमज़ान की तरफ है चांद चाड़ दें। अभी कुछ कह नहीं सकते कि क्या बनता है। तो फिलहाल तो चले पढ़ते नावल अखियों के झरोके, रिटन बाय कमरोश चहक। खूबसूरत और महंगे तरीन बंगले के पोर्च में यूशा अली की मर्ग ला कर रुकी। वहीं खड़े मुलाजिम ने जल्दी से इसकी सिमत का दरवाज़ा खोला था, मगर यूशा जो बहुत गहरी सोच में गलता था, दरवाज़ा खुलने का एहसास ही नहीं हुआ। मुलाजिम यूं ही सर झुकाए मुअद्दब अंदाज में सर को झुकाए खड़ा रहा। अम्मा भी जो किसी काम से बाहर आई थी, यह सारा मंजर इन्होंने देखा जो खुद चलती हुई यूशा की गाड़ी के पास आ ठहरी। यूशा बेटा, मगर वहाँ से जवाब न आ रही। अम्मा भी ने पहले पास खड़े मुलाजिम को देखा, फिर यूशा को दोबारा से आवाज़ दी, यूशा। यूशा चौंक कर आ गया। इसने अम्मा भी को देखा, फिर गाड़ी में मौजूद ड्राइवर को, और फिर अपने बंगले के पोर्च की सिम देखा। यूशा बेटा, आपकी तबीयत तो ठीक है? इनके लबो लहजे में साफ फिक्रमंदी छलक रही थी। जी अम्मा भी, मैं ठीक हूँ। वो आराम से गाड़ी से बाहर आया और ब्रीफ केस हाथ में ब्रीफ केस पास खड़े मुलाजिम के आगे कर दिया, जिसने फ़ौरन थाम लिया। मगर मुझे आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। अम्मा भी, मेरी तबीयत को छोड़िए, पहले ये बताइए दादो कैसी है? इन्होंने आज दवाई खा ली थी? बहुत मुश्किल से। आखिर आप इनकी बात मान क्यों नहीं लेते? अम्मा भी, मेरी नज़र में दादो की फजूल सी ज़िद और कुछ नहीं। वो हौले से मुस्कुरा दिया। नहीं उषा बेगम साहिबा की ये फजूल ज़िद नहीं है। आपकी शादी की ख्वाहिशमंद तो मैं खुद भी हूँ। इस घर को अब खुशियों की ज़रूरत है, शहनाइयों की ज़रूरत है। हाय हाय यार, एक तो ये ना फ्लू जो है ना बड़े पैड़े टाइम पे हुआ मुझे, जो मैं कतई पूरी नहीं कर सकता। रब ना करे, ये कैसी बदशगुनी की बातें कर रहे हो? यूशा ने कुछ ना कहा और बस खामोशी से गर्दन नफ़ी में हिलाता हुआ दादो के कमरे में चला आया। अस्सलाम वालेकुम दादो। धीरे से इनके पास ही जगह बनाकर बैठ गया। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। रूठा रूठा अंदाज से सब कुछ पावर करवा गया। मुझे लग रहा है मेरी प्यारी दादो आज मुझसे सख्त नाराज़ है। इसने लाड से अपने बाजू दादो के गले में डाल दिए। ये झूठे लाड मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने यूशा के दोनों हाथ अपने गले से निकाल दिए। दादो, आप मेरे प्यार पर शक करिए। साफ लग रहा था वो एक्टिंग कर रहा है। शक? अरे मेरी जान, शक नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें मुझसे कोई प्यार नहीं है। चेहरे का रुख इसकी सिमत बोल लिया। दादो, ये गलत बात है। आप जानती है मुझे आपकी नाराज़गी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। वो वहाँ से उठकर इनके सामने आ बैठा था। ठीक है, नहीं होती नाराज़, मगर मेरी भी एक शर्त है, और वो शर्त मेरे लिए पूरी करना नहायत मुश्किल है। मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं। दादो, आप क्यों मेरी शादी के पीछे पड़ी हैं? आप जानती है अगर वो इस घर में आएगी तो सबसे पहले हम दादी पोते में नफरत की दीवार खड़ी कर देगी, और हो सका तो मुझे यहाँ से आपसे बहुत दूर भी ले जाए और कभी मिलने नहीं देगी। और भी अगर इस दिमाग में कुछ फतूर बाकी रह गया हो तो वो भी कह दो। दादो, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये सब होता है। तुम मुझे अगर 1000 नुकसानात भी गिनवाओगे तो भी मेरी एक ही जिद है। ओफो दादो, आप तो छोटे बच्चों को भी पीछे छोड़ दिया आपने। मगर बेगम साहिबा की जिद बेजा तो नहीं? वहीं पर अम्मा बीबी चली आई। यूशा ने गर्दन घुमा के देखा और फिर सर्द सांस ली। ये आप दोनों कमरे में बंद रहती है इसलिए सब सोचती रहती है, लेकिन आज से सब बिल्कुल नहीं होगा। अम्मा भी, आप दादो को शाम में रोज़ाना करीबी पार्क लेकर जाया करेंगे। बिल्कुल दुरुस्त कह रही हो, हम तुम्हारी सारी बातें मानेंगे, मगर तुम हमारी एक ना मानो। मुझ पर ना सही, अम्मा भी पर ही रहम कर लो। बेचारी हर दम मेरी खिदमत में दिन गुजार देती है, काम कर कर के थक जाती है, आखिर इन्हें भी आराम की ज़रूरत है। अरे तो इतने सारे मुलाजमिन किस लिए इस घर में? कोई अम्मा भी का हाथ नहीं बटाता? रुके, अभी सबकी खबर लेता हूँ। वो उठने लगा कि दादो ने इसके चौड़े शाने पर हाथ रख दिया। बैठो भी, ज़्यादा जज्बात में आने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर अम्मा भी हल्के से मुस्कुरा के आगे बढ़ी। बेगम साहिबा के कहने का मतलब है कि इनकी खिदमत, इनका सारा काम अगर कोई करेगा तो मेरे बाद वो यूशा की दुल्हन होगी और कोई नहीं। आज तो मुझे वाकई लग रहा है कि आप दोनों ने मेरे खिलाफ महाज खड़ा किया। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो ऐसा ही सही, और सुन लो, अब ना तो मैं कुछ खाऊंगी और ना दवाई लूँगी। अगर तुम ज़िद्दी हो तो मैं भी तुम्हारे बाप की माँ हूँ। इन्होंने ज़िद्दी अंदाज में चेहरे का रुख मोड़ लिया। दादो, ये सरासर ब्लैकमेलिंग है। इसने इनका कमज़ोर और नहीफ सा हाथ थाम लिया, जिसे दादो ने झटके से छुड़ा लिया।
यूशा ने मदद तलब नज़रों से अम्मा भी को देखा। माफ़ करना चंदा, मैं आपकी कुछ मदद नहीं कर सकती। वो ये कहकर अलमारी की सिमत बढ़ी और फिर दोनों बातों में ऐसे लगी जैसे वो वहाँ मौजूद ही नहीं। चंगा होया जी। तो गाइस कोई नहीं नज़र आया चाँद। तो अभी मैं चाँद की वरसी की थोड़ी सी उठ के गई हुई थी तो ना अब ये है कि चाँद रात स्पेशल नावल आपको कल से मिल जाएगा। ये अभी जो अपने नावल स्टार्ट किया उसको रीड करते हैं। दूसरे दिन तो वाकई जैसे इनकलाब का दिन था। घर के तमाम मुलाजमीन अपना काम छोड़े दाखिली दरवाजे से अंदर आने वाली यूशा के पहलू में खड़ी इस नाजुक अंदाम सी लड़की को टिकटिकी बांधे देखने लगे। सर को झुकाए दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में मरोड़ती हुई बहुत घबराई कोई सहमी चिड़िया लग रही थी। यूशा ने तमाम मुलाजमीन की नज़रों में उभरते सवालों को इग्नोर किया और अपने साथ लिए इसे दादों के कमरे की सिर्फ मजबूत कदम धरता हुआ पड़ा था। कमरे में बिना दस्तक के दाखिल हुआ जहाँ अम्मा भी दादों के बालों में कंघी कर रही थी। जैसे इनको आहट हुई दोनों की ने सवालिया नज़र यूशा पर डाली। दादो आपको अपनी बहू चाहिए थी ना, तो ये लीजिए मैं आपके लिए बहू लेकर आया। बहू ना हो गई कोई मार्केट से कोई दही ला के आया है। अम्मा भी तो अंगश्ते बंदा होकर रह गई और दादो सुनाटे में यूशा के लफ्ज़ों पर गौर करती रह गई। मैंने सिर्फ अपनी बहू ही नहीं तुम्हारी दुल्हन की भी ख्वाहिश जाहिर की थी। तो दादो मैंने शादी की है, शादी तो की है, ये मेरी दुल्हन ही है। वो दादो का भरपूर तन समझा नहीं था, ये समझ के अनजान बन गया। यूशा ये कैसी शादी है? तो और कैसे होती है शादी दादो? दूबदू जवाब हाजिर था। बेटा हमारी गुजरी 7 पुश्तों में ऐसी शादी नहीं हुई। ओफो दादो वो पुराना दौर था, अब ट्रेंड बदल चुका है। तो तुम अभी क्यों ले आए इसे? जब 2-4 बच्चे होते थे तब ले आते। इनका इशारा इस लड़की की सिम था जहाँ यूशा बुरी तरह छेप गया। वहीं वो भी सटपटा के रह गई, गर्दन मजीद झुक कर रह गई। अब जाने वो शर्मिंदगी थी या शर्म और हया अम्मा भी अंदाज़ा नहीं कर सकी, मगर इनकी तेज़ नज़र मुसलसल इस लड़की के जिस्म के आर पार थी। नाजुक सरापा चेहरे पर बला की मासूमियत, आंखों में डरो खौफ का एक जहां आबाद था। गुलाबी शुगरफी लब होले होले थिरक रहे थे, बल्कि इसका पूरा जिस्म जैसे कपकपा रहा था। अम्मा भी ने एक दुनिया देखी थी इस लड़की के चेहरे पर, तो इन्हें कहीं कोई रियाकारी चालाकी नहीं लगी। कैसा लगता था इसने यूशा की बेपनाह दौलत से मरूप होकर शादी की। इस तरह शादी करना भला इस लड़की की क्या मजबूरी हो सकती थी? मुझे नहीं मालूम दादो आप क्या कह रही है, मगर मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि यहाँ आपकी खिदमत के लिए आई है। आपको गवर्नेंस नहीं चाहिए थी, इसलिए मैंने ये शादी की, ताकि आपको मेरी दुल्हन की ख्वाहिश भी पूरी हो जाए और अम्मा भी को भी कुछ आराम मिल सके। आप फ्री ने बेटा, तुम्हारी इस बहादुरी पर छुप छुपा कर इतना बड़ा काम कर ले, मगर माथे पर मामूली सी भी शिकन नहीं है। तंज का तीर इस पर उछाला। वो कुछ कहता कि इसका मोबाइल बज रहा है। जी डॉक्टर हैदर कहिए। डॉक्टर यूशा एक एमरजेंसी केस है, प्लीज़ आप जल्दी क्लिनिक आइए। ओके मैं थोड़ी देर में पहुँचता हूँ। इसने मोबाइल ऑफ कर दिया। ओके ना, तो मुझे ज़रा अस्पताल पहुँचना है, कोई एमरजेंसी है। अरे ऐसे कैसे इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम देकर आए हो, कुछ तो बताओ। इनका इशारा पाकर यूशा ने अपने पहलू में सर झुकाए खड़ी इस लड़की को देखा, फिर दादो से मुखातिब हुआ। दादो जो कुछ आपको जाना है आप अपनी बहू से मालूम कर लें, मुझे ज़रा जल्दी है। वो ये कहकर रुका नहीं, बल्कि ये जा वो जा दादो पीछे से रुको तो करती रह गई। दादो ने खामोशी से इस खूबसूरत सी लड़की को देखा, फिर अपने पास खड़ी अम्मा बी को दादो का इशारा समझ कर वो चेयर आगे ले आई। इधर आओ। अम्मा बी का लहजा नरम था, इसने सर उठाकर देखा, आंखों में नमी तैरी थी। वो आहिस्ती से चलती हुई आई और चेयर पर बैठ गई। कब से जानती है यूशा को? वो चौंक कर इन्हें देखने लगी। जी जुबान लड़खड़ा के रह गई। हमने पूछा कि यूशा को कब से जानती हो और तुम्हारी से शादी कब हुई? 2 दिन पहले से, और आज ही कोर्ट मैरिज हुई। सर को मजीद यूं शर्मिंदगी से झुका लिया जैसे कोई संगीन गुनाह सरजद हो गया। अब झटका लगने की बारी इन दोनों की थी। क्या 2 दिन से? किस कदर हैरानगी से दोनों इसे देख रही थी। 2 दिन हुए और वो 2 दिन में शादी का इतना बड़ा फैसला भी कर लिया तुमने? दादू की हल्की सी चीख पर वो अंत तक डर के रह गई। यूशा की सिंफ मुखालिफ से नफरत को वो अच्छी तरह नहीं जानती, तो वो यकीन कर लेती इसके दिल में औरत के लिए किस कदर नफरत है वो अनजान तो नहीं थी। फिर ऐसी क्या काया पलट हुई कि वो 2 दिन के अंदर वो इस लड़की से मिला और शादी भी कर ली? कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब यही लड़की सब कुछ बता सकती थी। पहले ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मरियम, धीमे से कहा। हाँ तो मरियम, ऐसा है कि तुम मुझे खुद ही सच सच बताओ कि ये माजरा क्या है? यूशा से तुम कहाँ मिली और ऐसी क्या वजह हुई कि इसने यूँ अचानक शादी कर ली? वरना मैं अपने पोते को अच्छी तरह जानती हूँ, वो किसी के जाल में फंसने वाला तो हरगिज़ नहीं, और वो भी किसी लड़की के। मेरा दिलो दिमाग ये बात मानने को कतई तौर पर तैयार नहीं। इनके इतने सारे सवालात जिनसे साफ जाहिर था कि वह सरासर इसे कसूरवार ठहरा रही है। इसकी हिरनी आंखों से खुद ब खुद चंद मोती टपक पड़े। अब कहाँ से शुरू करे इसकी खुद समझ में नहीं आ रहा था, और अगर वो सब कुछ सच सच बताएगी तो क्या वो मान जाएंगी? इसी शशोपन में कितने लम्हे खामोशी की नज़र हो गए। देखो बेटी, तुम डरो नहीं, जो कुछ भी है सब सच सच बता दो। अब ये तो तय है कि तुम यूशा बेटे की बीवी हो, मगर यूँ छुप कर अचानक 2 दिन में शादी? दिल में बहुत से वसवसे आ रहे हैं। अम्मा भी ने इसके यूं चुपचाप रोने पर इसके सर पर धीरे से हाथ रखा। डॉक्टर यूशा जिस अस्पताल में होते हैं वहीं मेरे वालिद आईसीयू में थे।
मेरा इस दुनिया में अब्बू के अलावा कोई नहीं था। अब्बू को मेरी बहुत फिक्र थी। वो जाने से पहले मेरे फ़र्ज से सुबह को दोष होना चाहते थे। डॉक्टर ईशा को जब अब्बू की फ़िक्र का अंदाज़ा हुआ तो इन्होंने अब्बू से वादा कर लिया कि वो इनकी बेटी की जिम्मेदारी उठाने को तैयार है। मगर इन्होंने मुझे ये भी बावर करवा दिया कि मैं यहाँ सिर्फ इनकी दादों की खिदमत के लिए लाई गई हूँ। मुझे सर छुपाने को छत चाहिए थी और इन्हें अपनी दादों की खिदमत के लिए एक बहू। मुझे कोई इतराज़ नहीं है, मगर मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पकड़ती हूँ, खुदा के लिए मुझे इस घर में नौकरानी बना कर रख लें। मैं और कुछ नहीं मांगती। मेरी कोई ख्वाहिश, कोई फरमाइश नहीं। पूरी ज़िंदगी आपकी खिदमत में और इस घर की गुलामी में गुजार दूंगी। बाजारों कतार रोने लगी, दोनों हाथों को जोड़े इनसे फरियाद करने लगी। दादों को जहाँ इस प्यारी सी लड़की पर बहुत तरस आया, वहीं यूशा पर बेपनाह गुस्सा भी आया। आ लेने दो इस लड़के को, आज इसकी सही तरह खबर लेती हूँ। बहुत सुन ली मैंने इसकी और बहुत मनमानी कर ली इसने। दादों को जलाल सा आ गया, जिससे मरियम भी डर गई। नहीं प्लीज़ आप इन्हें कुछ मत कहें, वरना वो मुझे इस घर से निकाल देंगे। मरियम ने इनके आगे गिड़गिड़ा के हाथ जोड़े। अरे ऐसे कैसे? अब अगर शादी की है तो वो इस शादी को पूरी तरह निभाएगा। देखती हूँ मैं कैसे तुम्हें कुछ कहता है। दादों ने इसके हाथों को थाम लिया। अब चलो शाबाशी, रोना बंद करो। तुम्हारा अब इस घर में मजबूत रिश्ता है, तुम यहीं रहोगी। शुक्रिया बेगम साहिबा, मैं आपकी ज़िंदगी भर मशकूर रहूँगी। बेगम साहिबा? ये बेगम साहिबा क्या होता है? जैसे हम यूशा की दादो है, इसी तरह तुम्हारी भी दादो है। बहुत ममनून नज़रों से इसने देखा था। देखो की जान चाड़ रहे डॉक्टर यूशा साहब। आप बहुत अच्छी है दादो। और यूशा? इतने अरसे में पहली बार इस नाम पर इसका दिल धड़का था। बताया नहीं, यूशा कैसा लगता है तुम्हें? जी मालूम नहीं, मेरी इनसे कभी कोई बात नहीं हुई। आहिस्की से बोलती हूँ, पलकों की चिलमन गिरा गई। दादो ने बहुत कुछ एक पल में सोच लिया, इसे वॉशरूम भेजा। अम्मा भी आप क्या कहती है मरियम के बारे में? सच पूछे बेगम साहिबा तो बहुत प्यारी मासूम है, मगर हमारे यूशा बाबू तो कुछ और ही सोच रहे हैं। अंदाजपुर सोच था। मैं जानती हूँ यूशा को, मगर देखा जाए अम्मा भी तो वो भी अपनी जगह पर हक पर है। जिस बेटे की सगी माँ ऐसी हरकत करे तो इस बेटे का हर औरत पर से एतबार उठ जाता है। मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं यूशा को इसकी ज़िंदगी और अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। फिलहाल आप एक काम करें, मेरी अलमारी में मुझे छोटा ब्लैक सूटकेस रखा है, वो लेकर आए। वो कोई 10 मिनट बाद वापस आई। इसकी झिझकती नज़र सीधी बेड पर पड़ी। वहाँ दुल्हन का सुर्ख जोड़ा जेवरात मैचिंग चूड़ियाँ पड़ी थी, जो इन्होंने मरियम को थमा दिया। चलो जी, मरियम ने बली दा बकरा बना के तो कुर्बानी दे जानवर अगर तैयार करके तो यूशा के कमरे 'ਚ भेजन लगे जे। मैं तुम्हें दुल्हन के रूप में देखना चाहती हूँ। मरियम के लाख मना करने पर इसकी एक न चली। वह रात के कोई 2 बजे के करीब अपने बेडरूम में घुसा तो बहुत दिल फरेब खुशबू ने जैसे इसके गिरदे खसार सा बांध दिया। इसने स्विच पर हाथ मारा तो कमरा पूरी तरह मरकरी के बल्ब की रोशनी में नहा गया। इसने इधर उधर निगाह डाली, कमरा खाली था। एक जानिब से कुछ चूड़ियों की पायल की छन छन सुनाई दी। इसने रुख मोड़ा तो वहाँ इस दबेस पर्दे के पीछे कुछ छुपने की नाकाम कोशिश कर रहा था। वो तेजी से आगे बढ़ा और छटके से पर्दा खींच दिया। जहाँ मुकम्मल दुल्हन बनी सहमी सहमी घबराई सी मरियम खड़ी थी। यूशा के अंदर नफरत की लहर उठी, आंखों में गुस्से की चिंगारियाँ भरने लगी और जब फोटो से लफ्ज़ अदा हो रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि जिस्म में कितने ही नोकीले तीर घुसकर जिस्म को छलनी छलनी करने लगे हैं। यहाँ मेरे कमरे में, और वो भी इस बेहुदा हुलिये में। तुम्हारी फजूल सी हरकत को मैं क्या समझूं? तुमने क्या सोचा कि मैंने अगर तुमसे शादी कर ली तो तुम्हें ज़िंदगी भर अपने सर पर मुसल्लत रखूंगा? तो मोहतरमा ध्यान में रखिए इस बात को कि हमारी पेपर मैरिज सिर्फ चंद माह की, या हो सकता है चंद दिनों की, क्योंकि हो सकता है दादा जल्दी सेहतियाब हो जाए तो मैं तुम्हें तलाक देकर खुद किसी महफूज मुकाम तक छोड़ के आऊँगा। मगर वो एक लफ्ज़ नहीं बोली, खामोशी से आंसू बहाती रही। अंदर की हालत ऐसी हो रही थी कि ज़मीन फटे और वो इसमें समा जाए। मैंने तुम्हारे अब्बू से वादा किया था कि तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मेरे कहने का ये मकसद नहीं था मैं खुद ज़िंदगी भर तुम्हारा ख्याल रखूंगा, जो ये तुम यूँ बन ठन के मुझे लुभाने चली आई हो। यूशा की मज़ीद तप गई। वो इतनी बातें सुना रहा था, वही खामोश बिना पलक झपकाए पागलों की तरह इसे देख रही थी। क्या हुआ? खामोश क्यों? बोलती क्यों नहीं हो? कुछ मुँह में ज़ुबान नहीं है क्या? वो इतनी ज़ोर से धड़ा के वो डर के 2 फुट उछल के रह गई। मिस मरियम, मेरी आपसे गुजारिश, इल्तिजा, दरख्वास्त या कुछ भी समझे, मगर प्लीज़ आज के बाद कभी भी मेरे सामने इस तरह मत आना। औरत साथ जिस कदर मैंने नफ़रत की है शायद ही किसी ने की हो। शायद शादी मेरी मजबूरी थी और मजबूर तुम भी हो, इसलिए बगैर कोई फजूल हरकत के इस खोखले रिश्ते को निभाओ जब तक मेरी मर्जी है। इज़ इट क्लियर? मगर वहाँ से जवाब न दारद, बस वो आंसू बहा रही थी खामोशी से। इज़ इट क्लियर? वो इतनी ज़ोर से चीखा कि दिमाग की रगें उभरने लगी। मरियम डग के मारे 2 कदम पीछे हटी कि कहीं गला ही न दबा दे। ओह, किस बेवकूफ़ को अपने घर ले आया। यूशा ने दोनों हाथों को अपने बालों में देकर जिद होकर इसे देखा और बुरी तरह दांत पीस कर इसे घूरता हुआ वॉशरूम में घुस गया। इसके जाते ही मरियम मुंह पर हाथ रखे सिसकियाँ दबाती कमरे से निकली थी। अम्मा भी जो किसी काम से किचन में आई थी, अंधेरे में किसी के सोफे के कोने में सुकड़े सिमटे पाए। इसके हिलते वजूद से लग रहा था कि वो रो रही थी। अम्मा भी अल्लाह खैर कहती हुई सीने पर हाथ रखी सिमट बड़ी, मगर पहले लाइट जलाई। मरियम,
वो इसके पास बैठी, इसके सर पर हाथ रखा, लम्हे के हज़ार में से वो समझ के कि इस हरकत का सबब क्या होगा। वो तो पहले यूशा के इस तरह अचानक कोट पर इसे खटक गई थी। अम्मा भी बस वो इतना कह सकी और इनकी गर्म आगोश में छुप गई। तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सब अंदाज़ा है। बस मेरी बच्ची बेगम साहिबा को इस बात की भनक नहीं पड़े, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। इन्होंने इसका सर सहलाया। बेटा तुम कभी खुद को अकेला मत समझना, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। एड्डी सोहनी कुड़ी बैठे बिठाए मिल गए तो यूशा साहब ने ना इज्जत नहीं पच रही। गुड मॉर्निंग। ज़बरदस्त, आज डाइनिंग टेबल पर बड़ी रौनक है। इसने अपनी चेयर संभाली और प्यार से दादो को देखा। रौनक क्यों ना, आज मेरी बहू मेरे साथ बैठी जो नाश्ता जो कर रही है। दादो ने जानेसार नज़रों से यूशा के बराबर में विराजमान सलीके से सर पर दुपट्टा जमाए मरियम को देखा। तो फिर दादो आपको ये कहना चाहिए कि रौनक सिर्फ डाइनिंग टेबल पर नहीं, पूरे घर में छाई हुई, मुझ समेत। गंभीर लबल लहजे में कहता वो कितना फ्रेश लग रहा था। रात वाली हरकत का मामूली सा शायबा तक न था। बकौर इसका चेहरा देखा था मरियम ने। दोगला। अगर आप मुकम्मल मेरा जायज़ा ले चुकी है तो मैं नाश्ता कर लूँ, क्योंकि तुम अगर मुझे इसी तरह प्यार से देखती रही तो मैं नाश्ता नहीं कर सकूँगा और शायद अस्पताल भी नहीं जा सकूँगा। किस कदर शरारत थी इसकी आंखों में। मरियम बुरी तरह झेम गई। सर को शर्म हया से झुका लिया। वो एक घंटा बहुत खुशगवार बातों में गुजरा। कहीं वो अपनी खूबसूरत बातों से खुशफहमी के आसमानों पर पहुंचा देता तो कहीं तंज के तीरों से इसका वजूद रेजा रेजा कर देता। मगर वो इतना जान गई थी कि वो एक ज़बरदस्त एक्टर था, ड्रामेगीर आदमी। अम्मा भी एक बात पूछूं आपसे। पूरे घर की सफाई मुलाजमों से करवा कर दादो के सारे कपड़े खुद इस्त्री करके रख चुकी थी। अब फारिग थी, दादो सो गई थी और वो मम्मी के पास आ बैठी। हाँ पूछो चंदा। ये यूशा औरत से इस कदर नफरत क्यों करते हैं? झिझकते हुए पूछा। अम्मा भी ने पानदान बनाकर एक साइड पर रखा और सर्द सांस देकर इसे देखा। अपनी माँ की वजह से। माँ की वजह से? किस कदर हैरानगी थी अंदाज में। हाँ अपनी सगी माँ की वजह से, जिसे अपने फैशन क्लब्स और आज़ादी के सिवा कुछ अजीज़ नहीं था, ना अपना शौहर ना ही अपना बेटा। बचपन से देखता आ रहा था अपनी माँ को यूँ बेगम साहिब और बाप से लड़ते हुए। मिलाकर इसका अंजाम बुरा हुआ। यूशा की माँ ने कोर्ट में खुला का मुतालबा किया। यूशा के वालिद ये गम न सह सके और चुपचाप सबको रोता बिलखता छोड़ के चले गए। वहीं से यूशा की नफरत का आगाज़ शुरू हुआ। वो हर औरत के चेहरे पर अपनी माँ को खोजता है। बेगम साहिबा ने बहुत समझाया कि हर औरत एक जैसी नहीं होती, मगर उसने नहीं मानी। मगर जब वो तुम्हें शादी करके ले आया तो वो बहुत खुश हुई। मगर बेगम साहिबा बहुत मासूम है। वो नहीं जानती कि यूशा के दिल में आज भी नफरत ने घर किया हुआ। मगर मुझे यकीन है तुम्हारा सब्र आएगा नहीं जाएगा। एक दिन आएगा जब वो सिर्फ तुमसे बेपनाह मोहब्बत करेगा। इन्होंने मुस्कुरा के इसके गाल पर हाथ फेरा और वो होले से मुस्कुरा के रह गई। अगला सारा दिन भी बस यूं ही काम करते गुजरा। यूशा की औरत से नफरत की वजह वो जान गई थी, मगर कोशिश करती कि जितना हो सके सामना ना हो। दिन भर में 2 बार ही आमना सामना होता, सुबह नाश्ते पर या रात के खाने पर। अगर इसकी इमरजेंसी ना लगी हो। इस वक्त भी वो सब इकट्ठा बैठे शाम की चाय लॉन में बैठे पी रहे थे। शाम की चाय पर अम्मा भी बहुत एहतमाम करने लगी थी और जब से मरियम इनके घर आई थी, जितनी खुश उसलूबी से इसने घर संभाल लिया था, अपने खुशमिजाज रवैये से सवाई यूशा के सबको अपना गरवेदा बना लिया था। इसी की बदौलत दादो की तबीयत में भी बहुत फ़र्क पड़ा था। इत्तेफाक से आज यूशा जल्दी घर आ गया था। वो अंदर जा रहा था थकन का बहाना करके, मगर दादो ने ज़बरदस्ती रोक दिया था। दादो मैं बहुत थक गया हूँ। अरे मियाँ सुबह के जाते हो क्लिनिक, रात के आते हो। हालांकि तुम्हें तो शाम में जल्दी आ जाना चाहिए कि अब तो इतनी खूबसूरत बीवी घर में मौजूद तुम्हारी राह देख रही होगी। तुम्हारे पास तो हमारे लिए नहीं, कम से कम अपनी बीवी को तो टाइम दे दो। दादो ने भरपूर क्लास देने की ठानी। तो दादो आपको आपकी चहीती बहू साहिबा नहीं बताती कि मेरी बेकरारियों का क्या आलम रहता है? इसकी बात पर मरियम का दिल बुरी तरह धड़का। इसने नहायत चौंक कर यूशा को देखा। ये लीजिए, अब आप खुद ही देख लीजिए किस कदर सहूलत से प्यार से देखा जा रहा है कि आपका भी ख्याल नहीं है। मरियम तो सर पिटा के रह गई। वो इसकी हया को देखकर मुस्कुरा दी। अच्छा अब ज़रा तंग मत करो मरियम को और मेरी बात सुनो। आज अभी तुम मरियम को शॉपिंग कराने ले जाओ। अरे इतनी सी बात पर आपने फजूल में इतना गुस्सा किया। आप मुझे पहले ही कह देती। अगर मेरे बस में होता तो मैं सारा सारा वक्त इसे हवाओं में उड़ाए लिए फिरता। मगर क्या करूँ, ये जालिम समाज हमें ऐसा करने नहीं देता। वरना मेरा दिल चाहता है कि शाम में जल्दी आऊँ, मरियम के हाथ के बने कबाब इसके हाथ से खाऊं। वो मुस्कुरा के अपने दिल की हकायत बयान कर रहा था, जिस पर भोली भाली दादो फ़ौरन ही मान ले। बड़ा ही बेशर्म हो गया यूशा, अपनी दादो से ऐसी बातें कर रहा है। हालांकि वो बहुत खुश हो रही थी यूशा के इस बतलाव पर, जिसका सारा क्रेडिट मरियम को ही दे रही थी। इदा दी फितरत बदलती नहीं होती। लेकिन ड्रामेगीर बहुत बड़ा यूशा। पता नहीं डॉक्टर कैसा, लेकिन ड्रामेगीर कमाल का। कौन कह रहा है आप मेरी दादो? आप तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। बस आप जल्दी से ठीक हो जाए। लो मुझे क्या हुआ? जब से मरियम आई है मैं बिल्कुल हशाश वशाश हो गई। मगर तुम्हें अब ये करना है कि मरियम को लेकर कहीं बाहर मुल्क हनीमून मनाने के लिए चले जाओ। इन्होंने घबराती हुई मरियम पर एक नज़र डाली। अरे मेरी प्यारी दादो, मैं तो
मरियम को राजी कर करके थक गया कि डार्लिंग चलो, कहाँ चलोगे? मगर यह है कि मान के नहीं दे रही। उफ अल्लाह, मरियम तो सर से लेकर पैर तक पानी पानी हो गई। इतना बड़ा झूठ! दादो का रुख मरियम की तरफ था। अब झूठा नहीं पांडे शुरू हुई है। जी दादो, वो बुरी तरह बौखलाहट का शिकार थी। समझ नहीं आ रहा था कि अपना दिफा कैसे करे। यूशा ने इसे फंसा दिया था। बिल्कुल, आप इसकी अच्छी तरह क्लास लें, ये मुझे बहुत तंग करने लगी है। वो मुस्कुराता हुआ इसका चेहरा देखने लगा। इसने तो कभी तसव्वुर में भी ऐसे बातें नहीं सोची थी जो इस वक्त वो सुन रही थी। जान मुश्किल में पड़ गई। खैर छोड़े दादो, अभी तो मरियम तुम जल्दी से मेरे कपड़े निकालो, फिर हम शॉपिंग को चलते हैं। वापस आएंगे तो दादो तुम्हारी खबर लेंगी। वो तो वैसे भागने के लिए पड़ तो रही थी, लम्हों में वहाँ से गायब हुई। इसने यूशा के बेडरूम में इस दिन के बाद से आज दूसरी बार कदम रखा था। आहिस्ता से वार्डरोब की सिमट पड़ी और एक इस्त्रीशुदा ग्रे शलवार कुर्ता निकाला। तुम अभी तक यहीं पर हो? अल्लाह, पै गया दौरा। पहले वो ड्रामा बस दादो के सामने सी। अचानक आती तेज आवाज़ पर वो काम कर रह गई। सूट हाथ से कलीन पर गिर गया। नहायत नागवार नजरों से यूशा ने सूट को फिर से देखा और आराम से चलता वैसे 2 इंच के फासले पर आ ठहरा। अगर तुम ये सोचो कि लॉन में जो कुछ मैंने बकवास किया तो वो सिर्फ और सिर्फ दादो को मुतमिन करने के लिए। तुम खुशफहमी के झूले में मत झूलना, और मुझे अपने कमरे में तुम्हारा वजूद बर्दाश्त नहीं है। तो मैं तुम्हारे साथ कहीं आ जाने ऐसे सकता हूँ? अब ये तुम्हारा हेडिक है, किस तरह दादा को तुम इनकार करती हो। किस कदर वो इसके वजूद की नफ़ी कर रहा था, इसके तौहीन कर रहा था, नफरत से धुतकार रहा था। वह बिना कुछ कहे वहाँ से हटती चली गई। दोगला आदमी। दादी के सामने कुछ होर, दादी के सामने इस तो ज़्यादा रोमांटिक ते केयरिंग बंदे कोई नहीं है। ते बाद विच ओहदे करतूत देख लो। पड़ोसियों के यहाँ शादी थी और इन्होंने दादो और मरियम को लाजमी बुलाया था, इसलिए दादो को बोलने पर वो अम्मा भी के साथ जाने को तैयार हो गई थी। दादो ने बहुत खूबसूरत सा सूट इसके लिए पहले सिलवा लिया था। डार्क ग्रीन फुल फिटिंग की कमीज़ पर गोल्डन ट्राउज़र में वो बहुत अनईजी महसूस कर रही थी। दादो, ये तो बहुत छोटे से लग रहे हैं कपड़े। और घुटनों से ऊपर जाती कमीज़ और हाफ आस्तीन पर खूबसूरत सा गोल्डन काम हुआ था। दुपट्टा वो तो इससे ज़्यादा भारी था। माशाल्लाह, किस कदर खूबसूरत लग रही है तुम। देखे अम्मा भी ने मरियम को देखा। ऊंची सी फुल फिटिंग की छोटी छोटी आस्तीनों वाली स्क्रीन शर्ट में इसका नाजुक सरापा बहुत नमाया था। कमीज़ और ट्राउज़र पर हल्का सा काम था, इसके बरक्स दुपट्टे पर बहुत भारी काम हुआ था। फुल मेकअप और मैचिंग ज्वेलरी पर पूरे बालों को खुला छोड़ दिया था। अम्मा भी ने ये सोचकर नज़र फेर ली कहीं मेरी ही नज़र न लग जाए। ओए हुए, एडी सोहनी लगती पी। अम्मा भी ज़रा बताइए, ये सब बहुत हैवी लग रहा है ना। असल में दादो को मैं तो सादगी में भी बहुत खूबसूरत लगती हूँ, मगर मुझे लग रहा है ये सब बहुत ओवर लग रहा है। वो तो ऐसा लग रहा था जैसे अभी रो देगी। अम्मा भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी और इसे गले लगाकर इस पर चंद आयात पढ़कर फूंक मारी। वो लोग शादी से कोई एक रात के 1 बजे घर में दाखिल हुई थी। दादो को देखा वो सो चुकी थी। अम्मा भी कपड़े बदल कर सोने लगी थी। इसके सर में शदीद दर्द हो रहा था। वो चाह रही थी कि गरम गरम कॉफ़ी बनाकर कमरे में ले जाए। सब लाजमी जा चुके थे। दादो के माथे पर बूसा ली अम्मा भी को शब बखैर कहती हुई बाहर निकल गई। दरवाजे को अच्छी तरह बंद किया और किचन का रुख किया। सबसे पहले भारी दुपट्टे से खुद को आज़ाद किया, फिर खुले बालों को जूड़े की शक्ल दी और बर्नर के पास आ खड़ी हुई। यूशा कल इस्लामाबाद की चला गया था और 2 दिन बाद आने को कहा था, इसलिए वो मुतमिन होकर पूरे घर में आज़ादी से घूम रही थी। मगर वो जानती नहीं थी कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही नहीं होता। यूशा की एंट्री हो गई। यूशा डुप्लीकेट चाबी से लॉक खोलकर अंदर आया। सफ़र की थकान इसके चेहरे पर साफ आया थी। खटपट की आवाज़ पर इसने चौंका दिया। आवाज़ किचन से आ रही थी। इरादा था कि शावर लेकर फ़ौरन बिस्तर में सोएगा, मगर जाने क्यों कदम खुद ब खुद किचन की सिमत उठे थे। यूशा ने तार लग गई कि मरियम बीबी ना उत्थे है। किचन जाते जाके देखा और आज तैयार श्यार भी हुई है। मरियम को देखा तो कितने ही लम्हे मबहूत होकर देखता रह गया। इस कदर मुकम्मल हुस्न की मलका थी वो। कहाँ जानता था वो। बगौर इसका एक एक नक्श आंखों में उतारता वो आगे बढ़ा था। इस वक्त दिल को क्या हुआ, क्यों इसकी गुर्बत की तमन्ना कर बैठा, नहीं जानता था। इसके गोरे गोरे से डोल बाजू से होती हुई नज़र इसकी चूड़ियों में उलझी और फिर इसके चेहरे पर जो नज़र ठहरी तो जैसे पलटना ही भूल गई। फ्लैट हो गया। यूशा गया काम दो। मरियम अपना कॉफ़ी का कप लेकर जैसे पलटी, यूशा को बिल्कुल करीब पाकर इसके तो होश उड़ गए। कॉफ़ी का मग गिरते गिरते बचा था, मगर फिर भी इसमें से चंद कदर उछलकर इसके हाथ को चला गया। आंखों में बेयकीनी सी नाच रही थी। बस यही सोच रही थी कि वो इस वक्त यहाँ नहीं है। सबसे पहला ख्याल अपने दुपट्टे का आया था। इसने इधर उधर निगाह घुमाई तो किचन के दरवाजे पर लटका नजर आया। इसने सवालिया निगाह यूशा पर डाली। वो कैसे वहाँ से हटती। पीछे बर्नर तो आगे पहाड़ जैसा यूशा खड़ा था। करे तो क्या करे, खलोती रहा। कॉफ़ी पीकर फ़ौरन मेरे कमरे में आओ। इसने और कुछ न कहा, बस हुक्म सादर करता वहाँ से हटता चला गया था। और कुछ कह दिंदा ते ईगो नहीं घट जाती। अना डंगर जिहा।
लबो लहजा अंदाज ऐसा था कि वो अंदर तक खौफज़दा होकर रह गई, मगर फिर सोचा कि इतनी रात को भला क्या काम हो सकता है। यूशा की खुद से नफरत नहीं जानती तो वो कभी ना जाती इसके कमरे में। ठीक 5 मिनट बाद वो इसके कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी कि यूशा की बात सुन ले, फिर अपने कमरे में आराम से चली जाएगी। भारी दुपट्टे को अपने गिर्द अच्छी तरह लपेटा और दरवाजे पर हल्के से दस्तक दी। अंदर आ जाओ। अंदर से ऑर्डर मिला। वो कुछ छिचकती हुई दरवाज़ा खोल के अंदर बढ़ी। सामने के मंजर ने इसके 14 तबक रोशन कर दिए। यूशा भी नहा कर निकला था, जिसम पर ब्लैक ट्राउज़र के अलावा कुछ नहीं था। तौलिए से बाल साफ करके सोफे पर फेंका और बगौर तकने लगा, जिसने अपना नाजुक सरापा इस भारी दुपट्टे में छुपा लिया था। यूशा के इस तरह तवातर से देखने पर इसकी जान जैसे सूली पर अटक गई। दरवाज़ा बंद करो। जी? इसने गड़बड़ा के घनेरी पलकों की बार ऊपर उठाई, मगर मुकाबिल की आंखों में जज्बात का एक समंदर ठाठे मार रहा था। इसकी सारी हिस्से बेदार होने लगी। मैंने कहा दरवाज़ा बंद करो और इधर आओ, ज़रा दृष्ट लहजे में कहा। मुझे अभी कुछ काम करना है, दादू ने कहा था। आप जल्दी से बता दें क्या काम है। वो बददस्तूर दरवाज़ा पकड़े वहीं खड़ी पूछ रही थी। करीब था कि वो तेजी से दादू के कमरे में दौड़ लगा देती, मगर यूशा ने इसकी सोच पर पानी फेर दिया और तेजी से आकर इसकी कलाई थामे एक झटके से अंदर की सिमत धकेला। यूशा साहब गए काम तो वो लड़खड़ा के रह गई। खुद को संभाला जब तक यूशा दरवाज़ा बंद कर चुका था। पीछे मुड़कर इसकी हिरनी आंखों में तैरती नमी और खौफ ने इसे अपना दीवाना बना दिया। सोचने समझने की तमाम सलाहियत मफलूज होकर रह गई। हुस्न चीज़ ही ऐसी है। वो ये तक भूल चुका था कि सिनफ़े मुखालिफ से कितनी नफरत भरी है इसके अंदर। याद था इस वक्त तो ये याद था कि रात के इस पहर सामने जो लड़की अपनी होशरुबा रानाइयों समेत खड़ी है वो इसकी बीवी है। आहिस्ता आहिस्ता कदम इसकी सिमत बढ़ने लगे। देखिए प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। मरियम जान गई कि वो इस वक्त अपने होशो हवास में नहीं है, और अगर वो इस वक्त इसके साथ कुछ भी करेगा रात के अंधेरे में, तो सुबह के उजाले में से खुद से ही नहीं, इससे भी कराहियत महसूस होगी। यूशा ने एक जस्त में इसके दुपट्टे का कोना पकड़ा और खींच के दूर उछाल दिया। वह रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। नहीं यूशा, आप ये ठीक नहीं करें, प्लीज़ मुझे जाने दें। मगर यूशा ने एक न सुनी। इस पर एक भरपूर निगाह डालता इसका बाजू थामा और खुद से करीब करके अपना मजबूत हसार खींच दिया। वो बिल्कुल बेबस होकर रह गई थी। इसके बालों को जो झटका दिया वो पूरे बिखर के रह गए, और सिर्फ बाल ही नहीं, इस रात यूशा ने भी इसके कांच के मुजस्मे को पाश पाश कर दिया, इसकी ज़ात को बुरी तरह बखेर दिया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाय हाय, मैं तो चीखे मार मार के पागल हो गई। ठहराए पड़े। यूशा बेटा, आज था तो काफ़ी अर्से बाद इसके कमरे में आई थी। वो जो टीवी देख रहा था जल्दी से खड़ा हुआ, इनका हाथ थाम कर सोफे पर बिठाया। अरे दादू, आपने मुझे बुलवा लिया होता। नहीं चांद, असल में मुझे तुमसे कुछ काम है। जी कहिए। इसने पहले चलते टीवी को ऑफ कर दिया। पूरी तवज्जो से इन्हें देखने लगा। रमज़ान की आमद और फिर बारिशों का सिलसिला भी शुरू हो गया। मैं चाहती तुम थोड़ा टाइम निकाल कर मरीम को अपने साथ ले जाओ। रमज़ान का महीना भर का सामान भी ले आओ और इसे शॉपिंग भी करवा दो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा आपका हुक्म। वो मुस्कुरा दिया। मरीम से कहिए मैं फ़्रेश होकर आ रहा हूँ, वो तैयार है। वो कहता हुआ उठा और वॉशरूम में चला आया कि कपड़े चेंज कर सके। कुछ ही देर में इनकी गाड़ी यूटिलिटी स्टोर के आगे खड़ी थी। आज ਜਿਹੜਾ ਐਡੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾ ਨਾ ਮਰੀਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਖਿਆਲਾਤ बदल गए। लट्टू हो गया होया मरीम ते अपने ਜਿਹੜੇ वो नफ़रत थी वो कहीं दूर जा सोई है सिनफ़े नाजुक से। नहीं तो फिर इन्हें गेड़ी करा देनी सी। वो सामने यूटिलिटी स्टोर है, जो कुछ लेना जल्दी से लेकर आओ। मैं यहीं गाड़ी में बैठा। वो यहाँ तक ले आया था, बड़ी बात थी। मरीम ने एक नज़र उठाकर इसे देखा जो अपना मोबाइल उठाए कुछ चेक कर रहा था। वो बाहर निकली और अंदर की सिमत बड़ी। यूशा की यूं ही नज़र सामने उठी जहाँ से कुछ मंझले लड़कों का ग्रुप आया स्टोर में घुस के। जाने इसके दिल को क्या हुआ, इसने मोबाइल ऑफ किया और बाहर निकल कर अंदर की सिमत बढ़ गया। पॉसेसिवनेस। वो कुछ ले रही थी। करीब इन मंझले लड़कों का ग्रुप था। इन लोगों ने मरीम को देखा, आपस में कुछ कहा और इसकी सिमत पड़ने लगे। कि वो इनसे पहले पहुंचा और यूँ मरीम के आगे खड़ा हो गया कि मरीम इसके पीछे छुप के रह गई। वो लड़के समझ के वो कोई जानने वाला इस अकेली लड़की का, इसलिए बगैर इसकी तरफ देखे आगे बढ़ गए हंसते हुए। ख़रीद लिया सारा सामान कि पूरा स्टोर घर लेकर जाओगी? एक तो इसकी अचानक आमद से वो चौंकी, फिर इसके बेला वजह गुस्से ने से हड़बड़ा कर रख दिया। जी बस हो गया। सामान की ट्रॉली लिए वो काउंटर पर आके बिल पे किया और रुकते सफ़र बांधा। बिल दे के पे जैसे यूशा ने। मैं तो इन्हें देखिया तो नहीं सी। आज सुबह से मौसम अबर आलूद हो रहा था। हल्की हल्की बूंदाबांदी सुबह से शाम हो रही थी। रात के 10 बजने वाले थे। यूशा शाम को जल्दी घर आ गया, मगर कुछ देर बाद इसका फ़ोन आ गया कि एमरजेंसी आई है, तो वो चला गया। मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी थी। दादू और अम्मा भी ने बिस्तर संभाल लिया कि जबकि वो दिल के हाथों मजबूर होकर लॉन में चली गई। कोई आधा घंटा हो गया था इसे बारिश में भीगते हुए। पिंक कॉटन के सादे सूट में इसके नशीबो फराज किसी भी आबदोज़ाहत का होश उड़ा सकते थे। फिर तो वो तो एक आम सा इंसान था। आम इंसान पहुँच गया। एक तो जो बेचारी तैयार होंगी है, जो कुछ इदा का कोई सीन होंगे ना, आम इंसान होते हमेशा पहुँच जाता। चेहरे पर बारिश की हर गिरती बूंद और इसके शुगरफी लबों की मुस्कुराहट गहरी होने लगती। ये मंजर दूर खड़े यूशा के होश उड़ा गया।
यूशा ने तो होश हर टाइम ही उड़े रहंदे। कुड़ी सोहनी कुड़ी वेखी नहीं कदी। आंखों को बंद किए वो बगैर किसी डर और खौफ के खुद में मगन मसरूर सी थी। वो हार गया था अपने दिलो दिमाग से लड़ते लड़ते। घनी मूंछों तले अनाबी लबों पर एक जानदार मुस्कुराहट ने घर किया था। ते इकरार भी कर लवे ना हारदा परी, या अपनी सो कोल्ड ईगो ने ऊंचा रखना यूशा साहब ने। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम धरता इस सिमत बढ़ने लगा। जाने किस एशिया का एहसास था चेहरे पर, किसी तपश का एहसास जागा तो इसने धीरे से आंखें वाँकी तो अपने सामने यूशा को यकटक देखते हुए वो तो वहीं पत्थर का मुजस्मा बनकर रह गई। सांसों की रफ्तार में कमी आने लगी तो दिल की धड़कन इस कदर शोर करने लगी कि बारिश का शोर इसके आगे मध्यम पड़ने लगा। वो करीब आ गया था, बहुत करीब कि इसकी गर्म सांसों के थपेड़े इसका गुलाबी चेहरा झुलसाने लगे थे। यूशा ने कितने ही पल इसकी हिरनी आंखों में देखा जहाँ सिर्फ एक खौफ था, डर था। यूशा ने इसके चेहरे पर अपनी मजबूत उंगली से खत खींचा। वो करंट खाकर पीछे हटना चाहती थी, मगर इसका इरादा जानकर यूशा ने इसको अपने मजबूत आहनी बाजू में किसी फूल की तरह उठा लिया। इसके मजबूत बाजू में ज़हमत की सारी हिम्मतें दम तोड़ चुकी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ अपने बेडरूम में आया। दरवाज़ा लॉक करके इसे अपने बिस्तर पर इतनी एहतियात और नज़ाकत से लिटाया जैसे वो कोई कांच की गुड़िया, जिसे ज़रा से भी ठेस लगेगी और वो चकनाचूर हो जाएगी। यूशा इसके सहमे हुए घबराए हुए चेहरे पर एक दिलकश निगाह डालता इस पर झुकता चला गया और वो इस बार भी बेबस होकर रह गई। कोई एहतजाज, कोई मज़ाहमत ना कर सकी थी। पैदा हूँ तो जो होना सी हो गया। रमज़ान शुरू हो गए थे। इसे जो पहले रोज़े को मतली हुई तो अम्मा भी समझ कि वो प्रेग्नेंट है, मगर मरियम ने फ़िलहाल दादो और यूशा को कुछ भी बताने से मना कर दिया। ये इसकी जिम्मेदारी थी वो यूशा को सहरी में उठाने जाए। वो मजबूरन जाती क्योंकि दादो हर बात से लाइलम थी। वो बेखबर सोते यूशा को उठा रही थी, मगर वो भी अपने नाम का था, उठ के नहीं दे रहा था। यूशा, दादो बुला रही है, उठ चाहिए, सहरी का वक्त ख़त्म होने लगा। अपनी दिलकश और सुरीली आवाज़ से वो इसके गिर्द अपने होने का हसार बांध गई। यूशा ने जानकर आंख नहीं खोली। वो समझ चुकी थी वो इस वक्त इसे तंग कर रहा, तो तब कर जाने लगी कि यूशा ने इसकी नाजुक मखरूती कलाई खींची कि वो पूरे वजूद समेत इस पर आ रही थी। वो इस हफ्तात के लिए कतई तैयार नहीं थी। हौसला पाइयो, उनका मामला बिगड़ गया, उनका मामला गड़बड़ है। सोच रहा तुम्हारा अब फैसला कर दूँ। इस ईद पर तुम्हें एक तोहफा दूंगा जो ज़िंदगी भर याद रखोगी। इसकी बिखरी उलझी लटों को सुलझाता हुआ इसके चेहरे पर फैले साए को देखता हुआ बोला, जाओ मैं आ रहा हूँ। एहतियात से खुद से अलग करता इसके लरसते सरापे पर एक भरपूर निगाह डालता वो बेड से उतरा और वॉशरूम में घुस गया। इसे बीते सारे लम्हे याद आने लगे। यूशा का इसके साथ कभी सख्त रवैया तो कभी मोहब्बत में भिगोता हुआ पल। वो क्या समझे, कोई चंगा तो समझ नहीं सकती यूशा की करतूतां दी वजह। तो इसका मतलब है यूशा ने इस दिन जिस बात की रविश में बहकर इसे बेबस करके अपना मकसद पूरा कर लिया। अब तो दादा भी बिल्कुल सेहतियाब होगी तो वैसे ईद के तोहफे पर तौर पर यकीनन तलाक दे देगा। और इसके रोंगटे खड़े हो गए ये सोचकर। ये भी बहुत ओवर थिंक करा मरियम बीबी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं यूशा से मोहब्बत करती हूँ, इसकी निशानी लेकर यहाँ से बहुत दूर चली जाऊँगी। चल फिर, चंगा फैसला किया। यूशा तो ना इदा ही होना चाहिए सी, लेकिन फैसला आपके तो धक्के खाएंगे ना कि जना बचा रह के। अगली सुबह बहुत मातम लेकर आई दादो। जो फजर की नमाज़ पढ़कर सोई तो फिर नहीं उठी। वो सब कुछ छोड़कर जा चुकी थी। घर में सुनाटा छा गया। मरियम बहुत तड़प तड़प के रोई जैसे आज ही वो यतीम हुई हो। अम्मा भी मरियम के कमरे में आई तो वो अपने कमरे में नहीं थी, मगर इसके बिस्तर पर एक खत पड़ा था। चलो भज गई मरियम, मतलब चली गई करी मरियम, छड़ के यूशा नूं। हुण यूशा अपना बैठ के ना अपने दिलो दिमाग नूं हुण लड़ ला, हुण आराम है। वो इन्होंने उठा जैसे जैसे पढ़ती गई आंखों से आंसू रवा होने लगे। बहुत इन्होंने यूशा को ला कर दिया। यूशा ने पहले अम्मा भी को देखा जो रो रही थी, फिर खत को पढ़ना शुरू किया। सलाम यूशा, मैं यहाँ से जा रही हूँ, मगर एक सच बताती जाऊँ कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए आपसे जुदाई बर्दाश्त करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती, चाहे आप मेरे साथ एक कदम ज़िंदगी भर न चले। मगर मैं आपसे एक इल्तिजा करती हूँ कि खुदारा अपना नाम मुझसे मत छीनिएगा। मैं बाकी की ज़िंदगी आपके नाम के सहारे गुजार लूँगी। अल्लाह हाफिज़। यूशा ने गुस्से में बहुत बुरी तरह मरोड़ दिया। दिमाग ख़राब हो गया इस लड़की का। बुरा मत मानना यूशा, मगर आपने भी तो कभी मरियम को अपने होने का यकीन नहीं दिलाया, इसका कभी एहसास नहीं किया। वो आंसू साफ करती बोली, मानता हूँ अम्मा भी कि मैंने बहुत गलत किया, मगर कब मेरे दिल ने इसे चाहा, इसे अपना सब कुछ मान लिया, मुझे खुद पता नहीं चला। दिल तो बस यही चाहता है कि मैं मरियम के बगैर नहीं रह सकता। किस कदर टूटा शिकस्त खोरदा वो लग रहा था। चंगा होया तेरे ना जे तेन पता लग गया सी ते तेरे दिल ने तेन दगा दे दी थी, तो कम अज़ कम दस ते देंदा। आप जानते कि मरियम तख्लीक के अमल से गुजर रही थी। इंकशाफ इतना बड़ा था कि समझ नहीं आ रहा था कि बाप बनने की खुशी में वो हंसे या इसकी जुदाई पर रोए। मैं मशवरा दवा, ऐसा कर, तू रोंदे रोंदे भंगड़े पा, फिर सारे तुम्हें पागल समझेंगे, तुम्हें बट्टे मारेंगे, फिर तू जड़ी तेरी बेरुखी सी तेन मिल जाएगी सजा पे। कैसा, कितनी स्मार्ट हूँ मैं। 2 साल का अरसा बीत के कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मरियम को, मगर हर बार नाकामी मिली। चंगा होया तेरे ना।
इन गुज़रते दिनों में वो इतनी मोहब्बत करने लगा था इससे कि नफ़रत की मामूली सी रमक भी नहीं थी। रमज़ान फिर आए मगर वो बहुत उदास और गमज़दा था। हर सहरी में इसकी याद शिद्दत इख्तियार कर जाती। अब तो घर भी आने का दिल नहीं करता था। तो ना आया कर, उथे किते मरीज़ आने काम आ जाया कर। आज भी इस छोटे से अस्पताल का इफ्तिताह करने आया था। वो रिसेप्शन पर खड़ा कोई फ़ाइल देख रहा था। सुने सिस्टर, मेरा बेटा बहुत बीमार है, प्लीज़ पहले डॉक्टर से कहीं इसे देख ले। ये वो आवाज़ थी जिसे वो लाखों में पहचान सकता था। बस फ़र्क आज इतना था कि इसमें पहले जैसी वो खनक मकफूद थी। इसने फ़ाइल को छोड़कर पीछे पलट कर देखा। वो बड़ी सी चादर में खुद को छुपाए एक 1.5 साल के छोटे से बच्चे को गोद में लिए नर्स से इंतज़ार करी थी। यूशा तेरी से आगे बढ़ा कि कहीं वो फिर खो ना जाए। वैसे खनक तो इदा मकफूद हुई है जिदा पहले यूशा ने बड़ा खुश रखा है सी। मरियम, इसने नहायत चौंक कर इसे देखा। सामने वही दुश्मन जहाँ खड़ा था। यूशा ने बगैर वक्त से कि इसके गोद से बच्चे को लिया तो वो आग की तरह जल रहा था। ओ माय गॉड, इसे तो बहुत तेज़ बुखार है। इसने मरियम को नज़रअंदाज किया और अंदर की सिमत भागा। कोई 1 घंटे बाद वो नॉर्मल हालत में आया। अब वो ख़तरे से बाहर था। यूशा बच्चे को गोद में लिए मरियम के पास है। चलो मेरे साथ। आज भी वही रौब, वही गैसो गसब इसके हर अंदाज से छलकता था। मरियम नाज सब्जी की कैफियत में इसे देखने लगी। यूशा ने जब इसे अपनी जगह से हिलते ना पाया तो उसका हाथ पकड़ा और बाहर निकल गया। तो ऊंधा लाइया नु अम्मा भी। यूशा ने घर आकर अब्बा भी को पुकारा। वो सामने कमरे से निकली। अरे मरियम, मेरी बच्ची। मरियम पर नज़र पड़ते हुए उसकी तरफ बढ़ी थी और इसे गले से लगा लिया। कहाँ चली गई थी मेरी बच्ची? चली नहीं गई थी, भाग गई थी। यूशा के लफ्ज़ों पर कितने तड़प कर जख्मी नज़रों से इसे देखा था। खैर, इसका जवाब तो मैं इससे अभी लेता हूँ। आप मुन्ने को संभालें। मुन्ने को अम्मा बी की गोद में दिया जिसे इन्होंने अपने सीने से लगा लिया और फिर मरियम की कलाई थामे इसे अपने बेडरूम में ले आया था। पहले काका तो देख ला अपना कि तेरे वगैरह फिटे मुँह यहाँ या मरियम वगैरह सोना। क्या समझती हो खुद को? बहुत बहादुर हो। तुम्हें कोई हक नहीं था कि तुम मुझे छोड़ के जाती हो, मेरी औलाद को मुझसे छुपाती। बहुत गलत किया तुमने मेरे साथ। फिर सारे इल्ज़ाम इसके सर धरा था जिस पर वो किलस करेगी मगर आज चुप नहीं रही। चलो शुक्र है अल्लाह मियाँ दी गाय दा भी चुप दा रोज़ा टूटिया। मैंने गलत किया या आपने मेरे साथ गलत किया? पहले मुझसे निकाह किया, रात के अंधेरे में मुझे बेबस करके सारा इल्ज़ाम मुझे दिया, फिर खुद ही कह दे कि ईद पर तुम्हारा फ़ैसला कर दूंगा। मैं जब भी खामोशी, अब 2 साल बाद मिले तो भी मुझे कसूरवार ठहरा रहे। आखिर आप चाहते क्या? वो इसे गुस्से से भड़कते हुए आज पहली बार देख रहा था और बहुत हंस उठा रहा था मगर इसकी हिरनी आंखों से तवातर से गिरते आंसुओं ने इसका दिल दुखा दिया था। वो आगे बढ़ा, इसे दोनों शानों से थाम कर खुद से करीब तर किया और इसके गालों पर लुढ़कते हुए आंसू को अपने पोरों में जज़ब कर लिया था। तुम्हें चाहता हूँ, और वो भी बेइंतहा। झूठ मत बोलिए मुझसे, झूठ। इसने एक झटके से अपने शानों पर से इसके हाथ हटाए और 2 कदम पीछे हटी थी। एक तो पहली बात कि मुझे तुम्हारी सबसे बुरी हरकत ये लगती है कि तुम मुझसे पीछे भागती हो, मगर इस बार भी तुम्हें मेरी हकायत दिल सुनने के लिए तुम्हें मेरे नज़दीक आना होगा। एक ही जश्न में यूशा ने इसे थामा और इसके गिर्द अपना मजबूत हसार खींच कर इसे गिरफ्त में ले लिया। यूशा, बदतमीजी मत करे, छोड़े मुझे। चंगा मरियम, चंगा सानी ना मनी, लेकिन तू बहुत चंगा किया जरा 2 साल छड़ के चली गई। वो मज़ाहमत करने की जान तोड़ कोशिश करने लगी मगर बेसुध। जब हार की तो चेहरा हाथों में छुपाए बुरी तरह हिचकियों से रोती। जब थक चुकी रो रो के तो चेहरे से हाथ हटाए वो बगौर से देख रहा था। रो चुकी तो अब मेरी बात सुनो। तुमसे ज़्यादा बेवकूफ़ लड़की मैंने नहीं देखी। जानती हो, सीट पर मैं तुम्हें अपना सब कुछ मारने की कसम खाना चाहता था। मुझे जो औरत के नाम से नफरत थी, हर औरत को मैं अपनी माँ जैसा बेवफा हर जाई समझता था, मगर तुम्हें हासिल करके मालूम हुआ कि मैं गलत हूँ। हर औरत मेरी माँ जैसी बेवफा नहीं होती। बहुत सी तुम्हारे जैसी खूबसूरत दिल की मालका बावफा अपने शोहर को सब कुछ समझना इनकी ज़िंदगी होती है। आंखों में देखता हुआ वो बोला। ते सोंदा मेरे मुँह जो वो पहले नहीं दस सकता सी या ਉਹਦੇ वास्ते तो एक स्पेशल माहूरत, वो जो इंडियंस वो शादियों में नहीं निकलता, माहूरत निकालते हैं वो लोग पहले, कि तू स्पेशल अपनी गल करने वास्ते वो माहूरत निकालना था तो फिर तो अपनी गल दसनी सी उन्होंने जी दोबारा फिटे मुँह तेरे तो आपने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? मेरी जान, आपने मौका ही नहीं दिया। इसके अंदाज पर बुरी तरह ब्लश होकर रही। मगर इस रमज़ान को तुम्हारी कमी शिद्दत से महसूस हुई। आज 29वां रोज़ा, सरप्राइज़ के कल ईद है या नहीं, लेकिन आज हम बाज़ार जाएंगे और मैं तुम्हें ढेरों शॉपिंग करवाऊंगा। जो बाकी रह गया, जो अधूरा रह गया सपना, वो मैं आज रात पूरा करूँगा। तिश्नगी मिटा दूँगा। साढ़े कल ईद नहीं, साढ़ा तो कल 30वां रोज़ा। ताड़ा पता नहीं सरप्राइज़ की होंदा। सच? चेहरे पर सब कुछ पा लेने की अलवही सी चमक ने डेरा जमा लिया। बिल्कुल सच। मगर तुम आज भागोगी नहीं तो नहीं ना मुझसे? डरोगी तो नहीं? मानिक इस बात करता वो इसके चमकते चेहरे पर झुका था। इसका मतलब समझकर इसे ढेरों शर्म आई। मुस्कुरा के इसके कुछ ज़्यादा सीने में खुद को समो लिया। यूशा ने पुरसकून होकर इसके माथे पर अपनी मोहब्बत के रंग भर दिए। ये तो गाइस, ये छोटा सा खूबसूरत सा नावल अपने इख्तिताम को पहुंचा। कैसा लगा आपको ये नावल?
आज की टाइम के मुनासबत से मतलब 29 रमज़ान सरप्राइज़ पहले था जब मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी, तब सरप्राइज़ था ईद है कि नहीं है, लेकिन अभी आपका सरप्राइज़ ख़त्म हो गया। अभी ईद नहीं है, कल ईद परसों ही है। तो कैसा लगा आपको ये नावल? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा और ये भी अच्छा था कि मरियम ने फ़ौरन ही माफ़ किया। वैसे तो उसने इसके साथ इतना बुरा नहीं किया था, रूडनेस ही दिखाई थी और वो भी भाईओ पहले डसिया होया सी, तो अपनों का डसा हुआ था तो उन्हें रूडनेस दिखाई सी। लेकिन मरियम भी जो 2 साल छड़ के गई तो मरियम ने बहुत चंगा किया, इतना उसकी अकल होर ठिकाने आ गई। तो आपको कैसा लगा? आप भी अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह कल मिलेंगे चांद रात स्पेशल नावल के साथ, और तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और अच्छा हाँ, वो एक और बात मुझे बताइएगा कि, लेकिन मैंने वो चले छोड़े, अभी नहीं, बाद में पूछूंगी, क्योंकि हो सकता है आप कह दें कि अपलोड कर तेरी जिन्हों टाइम ही ना लगे, तो फिर चिड़ी बेचारी की करे, ठंडा पानी पी मरे। तो इससे बेहतर है कि आपसे वो कल पूछेंगे, ठीक है? तो मुझे भी इजाज़त दें, इंशाल्लाह कल मिलेंगे न्यू नावल के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।